मार्केट शेयर चेंजेस इस तरह की क्यों हुए? ये तीन मिला के आपका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। पिछले साइकिल से अभी भी नीचे हैं। compete करना इंडियन प्लेयर्स के लिए काफी मुश्किल है क्यों पेट्रोल इंजन वर्सेस ईवी इंजन, इन दोनों का क्या फर्क होगा भारत में? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक और मित्र हमारी सिंगापुर ऑफिस में हैं। इनका नाम है रघुनंदन, प्यार से हम लोग इन्हें रघु बुलाते हैं। ये पिछले 19 सालों से ऑटो सेक्टर कवर कर रहे हैं। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड ईवी, ट्रक, ट्रैक्टर। एमबीए फाइनेंस हैं मैसूर के। आमतौर पे अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आज इन्होंने वादा किया है कि हिंदी में वार्तालाप करेंगे और जहां जरूरत पड़े वहां अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। तो रघु, थैंक यू। आज फॉर्मूला 1 रेस है सिंगापुर में, इसलिए आप उसके लिए भी आए हुए हैं, क्लाइंट से मिलने भी आए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और आपके सेक्टर में क्या है ना, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्टर आपका है कि 2 व्हीलर में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ईवी, चाइना। तो इस वीडियो में तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन पहले मैं सिर्फ 2 व्हीलर से शुरू करते हैं, मोटरसाइकिलों से। मुझे याद है, कहानी मैंने सुनाई थी 2003 में, फर्स्ट टाइम मैं जब ब्रिजमोहन लाल जी से मिलने गया था फॉर टेम्पल्टन फ्रॉम फ्लोरिडा। उन्होंने इतने पैसे बनाए थे हीरो होंडा में। इफ आई रिकॉल करेक्ट, आपकी एक रिपोर्ट में आपने कहा था कि लास्ट जो हमारी मोटरसाइकिल की पीक थी, 2.1 करोड़ मोटरसाइकिल बिकती थी 2019 में। आपका एस्टिमेट है कि इस साल 1.8 करोड़ ही बिकेंगी। तो हम पिछले साइकिल से अभी भी नीचे हैं। तो आप ये भी कहते हैं कि ये साइकिल थोड़ी लंबी भी चल सकती है और ये अभी तेजी है। तो पहले 2 व्हीलर साइकिल के बारे में बताइए, हाउ डज दैट प्ले आउट, फिर मैं प्लेयर्स की बात करूंगा। ठीक है। एंड नमस्कार। तो 2 व्हीलर्स जो है, अगर मैं 30 साल का इतिहास लेता हूं तो काफी साइक्लिकल है। और जब भी अप साइकिल होता है मिनिमम 6 साल चलता है। तो पिछली बार हमारा साइकिल का पीक हुआ था 2019 में, जैसे आपने बताया 2.1 करोड़ का था पीक। वहां से 3 साल का गिरावट हुआ और 36% गिरा था। वाह। और वहां से FY23 पहला साल था जब रिकवरी शुरू हुआ, और 23-24 2 साल का हमने रिकवरी देखा है और 1.8 करोड़ तक आया है। ठीक है। तो इस साल वापस हम देख रहे हैं कि 8 से 10% का ग्रोथ होगा, और अगले साल वापस थोड़ा और ग्रोथ होगा, जिस पर हम वापस 2.1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे 2026 में। एंड अगर वो 6 साल का मैं पकड़ता हूँ ट्रेंड, तो 2028 तक, 2028 तक हम एक नया पीक पे पहुंचेंगे। 2028? हाँ। ओके, तो अभी साइकिल में थोड़ा समय बचा है। करेक्ट। ओके। तो ये अच्छी बात है इवन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम अभी 2024 में है, 28 में आपका अप साइकिल होगा, तो 4 साल और बचे हैं। बहुत अच्छे। तो उस हिसाब से आपके सारे जो 2 व्हीलर प्लेयर्स है वो अच्छा करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। और प्रीमियमाइजेशन की वजह से देयर इज ऑल्सो ASP ग्रोथ, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस का ग्रोथ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल तो ज्यादा बिकेगी ही, लेकिन प्रीमियमाइजेशन के कारण प्राइस भी बढ़ेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो। सही बात है। और एक चीज ये है कि मैं टोटल 2 व्हीलर्स का बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर 33% आपका स्कूटर्स है, और बाकी में 3% मोपेड्स है, और जो बाकी बचता है वो आपके मोटरसाइकिल्स है। सही बात है। अब एक और ट्रेंड की बात करना चाहूंगा इसमें। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं जब फार्मा कवर करता था, उस जमाने में हीरो और होंडा साथ होते थे, और उनका मार्केट शेयर 50 या 60% होता था। ठीक है। तो एक बदलाव जो मैंने देखा है कि 2019 में जब 2 करोड़ मोटरसाइकिल बिकती थी, हीरो का मार्केट शेयर 35 था, 35। आप कहते हैं कि अभी हीरो और होंडा बराबर हो गए, और इसमें टीवीएस भी बहुत अच्छा मार्केट शेयर वो गेन किया है। तो मुझे ये समझाइए कि ये मार्केट शेयर चेंजेस इस तरह के क्यों हुए? थोड़ा मैं और पीछे जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। 2012 में वो स्प्लिट हुआ था हीरो और होंडा के बीच में। और 12 साल गए हैं। ये 12 साल में से करीबन 11 साल
हीरो ने मार्केट शेयर लूज किया है। ऑफ कोर्स। तो ये 11-12 साल में दो तीन चीज हुए हैं। पहली बात ये है कि स्कूटर्स का पेनिट्रेशन बढ़ता गया है। तो अच्छा। स्कूटर्स में होंडा और टीवीएस ने अच्छा किया है, बिल्कुल। और हीरो का मार्केट शेयर स्कूटर्स में घटता गया। उस जमाने में 20% होता था, अभी घट के 5% है। तो स्कूटर्स में हीरो हैज लॉस्ट। दूसरी बात यह है कि हीरो का जो ब्रेड एंड बटर है वो 100 सीसी सेगमेंट है, स्प्लेंडर। जहां आपका स्प्लेंडर है, एचएफ डीलक्स है। और जिस तरह से इंडस्ट्री प्रीमियमाइजेशन हुआ है, 125, 150, 200, 350, वो सब जो बड़े हैं, वहां हीरो का मार्केट शेयर बहुत कम है। यानी 150 सीसी एंड अबव में हीरो का मार्केट शेयर है 3% ओनली। ओनली। तो वहां अगेन हीरो हैज लॉस्ट। ठीक है। ओके, तो ये दो चीज था मेनली, स्कूटर्स और प्रीमियम, दोनों सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा था और हीरो वहां प्रेजेंट नहीं था, नहीं। या बहुत कम प्रेजेंस था। तो अब लेट्स टॉक प्रीमियमाइजेशन, क्योंकि आपने दो चीजों की बात करी, फिर स्कूटर में आएंगे। प्रीमियमाइजेशन में मैंने देखा है कि आइशर, विच इज एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, कमाल की मोटरसाइकिल है। और एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, व्हाई, एंड देन यू नीड टू टेल मी कि प्रीमियमाइजेशन खत्म हो गया है, पेनिट्रेशन हो गया है कि नहीं। कॉलेज में मुझे याद है कि मैंने सेकेंड हैंड हीरो होंडा खरीदी थी, थर्ड ईयर कॉलेज में, कुछ 16-18 हजार रुपए में, और चला के 2 साल बाद बेच भी दी थी। तब बहुत महंगी लगती थी मोटरसाइकिल। एक चेंज मैंने देखा कि जब मेरे भांजे की नौकरी लगी, उसने पहले दिन जाके लोन में रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड खरीदी। वाओ। ओके। अब तुम अचंबा करोगे, उसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं है। हफ्ते में एक दिन शनिवार को वो चलाता था, वो खड़ी रहती थी स्टाइल के लिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो एनफील्ड में जो एक हेरिटेज की थिंकिंग है कि 50-100 साल पुरानी है, आप हेरिटेज क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए एनफील्ड की बहुत बिकवाली हुई है, एंड दे हैव टेकन अमेजिंग शेयर। आपको साइकिल में वो कहाँ लगता है, पहला। और दूसरा, प्रीमियम बाइक्स में भी बहुत नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, ट्रायम्फ आ रहा है, हार्ले आ रहा है। हाउ डू यू थिंक दैट विल पैन आउट? सो दो चीज है। 2010 में मैं जब रॉयल एनफील्ड से पहली बार मिला था और मैंने अपना इनिशिएशन कवरेज निकाला था, उस समय पे साल का सेल होता था 50,000 बस। अभी आप 2018-19 में देखेंगे तो महीने का उनका सेल होता था 80,000। वाह। तो जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है अपना 20 वॉल्यूम, गुना इन अबाउट 8 years, दैट्स अ लॉट। और इसमें क्या था, और प्राइसेस भी बढ़ते गए रॉयल एनफील्ड के। और उस समय पे 2010 में वो लॉस मेकिंग एंटिटी होता था, और मार्जिन भी अराउंड 10% था, एबिटा मार्जिन। अभी 2018-19 में उसका एबिटा मार्जिन था 30%। तो जिस तरह से उसका प्राइस बढ़ा, मार्जिन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, इट वाज अ वेरी बिग वेल्थ क्रिएटर। एब्सोल्युटली। तो अभी क्या हुआ है, जैसे राजीव बजाज जी ने एक इसमें बताया था कि अगर क्रूजर सेगमेंट इज क्रिएटिंग सो मच मनी, एंड अगर वो बैंक है तो मैं चोरी करूंगा तो वही बैंक को चोरी करूंगा। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अभी क्या है कि जैसे बजाज और ट्रायम्फ ने टाई अप करके एंट्री लिया है, होंडा ने एंट्री लिया है अपना खुद का प्रोडक्ट हाइनेस, एंड देन जावा ने एंट्री लिया है। अभी महिंद्रा का बैकिंग है जी। और आपका हीरो ने भी एंट्री लिया है हार्ले के टाई अप के साथ इस सेगमेंट में। और टीवीएस ने भी खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्रूजर रोनिन मॉडल का नाम है। और टीवीएस ने रिसेंटली नॉर्टन को खरीदा है, रिसेंटली इन द सेंस 2-3 साल हो गए नॉर्टन को खरीदा है। और उन्होंने रिसेंटली प्लान दिया है कि 6 मोटरसाइकिल नॉर्टन के ब्रांड में अगले 3 साल में इंडिया में लॉन्च होगा। तो अभी क्या हो रहा है, 5 प्लेयर्स आए हैं इस सेगमेंट के कंपटीशन के लिए। और ये 5 प्लेयर मिला के आप ऐसा सोचिए कि महीने का 10-12 हजार का उनका वॉल्यूम है।
तो ये जो 10-12 हजार का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बहुत आइशर से मार्केट शेयर का प्रेशर आ रहा है। तो अगर मैं पिछले 12 महीने का देखता हूँ, इंडस्ट्री का ग्रोथ करीबन 20% है अच्छा। लास्ट 12 मंथ्स। आइशर का ग्रोथ 2% है, क्योंकि ये 5 प्लेयर्स जो है थोड़ा मार्केट शेयर ले रहे हैं आइशर से। इंटरेस्टिंग। और आपको लगता है कि ये बदलेगा कि ये ऐसा ही रहेगा? देखिए, ये ऐसा ही रहेगा। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी बढ़ रहा है, बट आइशर बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहा है 5 प्लेयर्स से। और ये 5 प्लेयर्स नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया में ला रहे हैं। जैसे नॉर्टन, सारे जेम्स बॉन्ड मूवीज में जो बाइक होता है वो नॉर्टन होता है। ट्रायम्फ अगेन इज अ ग्लोबल ब्रांड। हार्ली बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। हार्ली का ग्लोबल सेल्स करीबन 3 लाख यूनिट्स है। तो ऑल दीज बिग ब्रांड्स आर कमिंग टू इंडिया, एंड कैटेगरी बढ़ेगा, बट थोड़ा उसमें आइशर का मार्केट शेयर जो है लॉस होता जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि अगर आपका मार्केट शेयर क्रूजर्स में ऑलमोस्ट 100% था, तो कुछ कोई भी तो आएगा। वो तो कम ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात। समझ गए। बात करी हमने प्रीमियमाइजेशन की, और वहां आप कह रहे हैं कि 3 तरह का प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। एक, इंजन की साइज बढ़ रही है। दूसरा ऑब्वियसली प्राइस। एंड तीसरा, बहुत सारे लोग भी घुस रहे हैं। ये ट्रेंड बहुत क्लियर है। एक दूसरा ट्रेंड जो 2 व्हीलर्स में मैंने देखा है वो है एक्सपोर्ट्स का। बजाज एंड हीरो हैव बोथ एक्सेल्ड रियली वेल। इनफैक्ट बजाज की मोटरसाइकिल तो आपको अफ्रीका, इंडोनेशिया में दिखती है। जरा एक्सपोर्ट ट्रेंड के बारे में बताइए कि क्या हो रहा है, हम क्यों सक्सेसफुल हुए और आगे क्या होने वाला है? जी, अफ्रीका सबसे बड़ा मार्केट है। आप ऐसा सोचिए, बजाज ऑटो और टीवीएस का करीबन 45-50% अफ्रीका से आता है जी। और अफ्रीका में कैसा है कि सबसे बड़ा मार्केट नाइजीरिया है, और नाइजीरिया में जो 90% अपना व्हीकल्स बिकते हैं वो टैक्सी के लिए होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ओकाडा विच इज बाइक टैक्सी। यस, जस्ट लाइक रैपिडो इन इंडिया एंड अंकास इन फिलीपींस। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट के मुताबिक 40% of public in Africa have access to public transportation. Remaining 60% have to depend on bike taxis and three-wheelers for transportation. तो इसके वजह से क्या हो रहा है, there is a very big pool of demand. Now, Chinese bikes है which are the cheapest but quality issues है. Then Japanese bikes are there which are expensive, so affordability issues है. So Indian bikes have become the market leader. स्वीट स्पॉट में है, न महंगी और क्वालिटी भी अच्छी। नहीं, मैं एक बार थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा। टिपिकली हम देखते हैं कि मोस्ट इंडस्ट्री में चाइना, फोन्स ले लो, कुछ भी ले लो, चाइनीज गुड्स हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड मार्केट, क्वालिटी अच्छी है। मोटरसाइकिल में ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि हम चाइना से compete कर पा रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ है कि इट वाज अ अर्ली एंट्रेंस। तो players like Bajaj Auto entered the export market some 15 years ago. Yes. So वो काफी पहले से एंट्री लिया उन्होंने, और काफी एग्रेसिव प्राइसिंग और क्वालिटी के कॉम्बिनेशन के साथ दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द मार्केट शेयर। सो this was the big achievement of Bajaj, which TVS kind of replicated. Absolutely. अभी कैसा है कि बजाज का करीबन 40% ऑफ टॉप लाइन एक्सपोर्ट से आता है, और टीवीएस का करीबन 25-30% ऑफ टॉप लाइन एक्सपोर्ट से आता है। तो सबसे बड़ा मार्केट है अफ्रीका, देन आपका एशिया विच इज द सराउंडिंग कंट्रीज, which is 25-30% of export, and the remaining market is Latin America. तो ये 3 markets में these people have really been able to penetrate the market, and बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे 2 व्हीलर पेनिट्रेशन इंडिया से काफी कम है।
अच्छा। तो उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। अभी आप ऐसा सोचिए कि मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, इन सब मार्केट्स में हर 1,000 लोगों में से 200 से 500 लोगों के पास मोटरसाइकिल, yes, मोटरसाइकिल स्कूटर है, है। बिल्कुल। इंडिया में अराउंड 160 people have two wheeler in every 1,000. हम्म। In those markets it is less than 100, so वहाँ penetration का काफी स्कोप है। काफी स्कोप है। हाँ, इंटरेस्टिंग। and you know now we are well established there. चाइना में एक और बात हुआ है कि ऑन द ICE मोटरसाइकिल, इंटरनल कंबशन इंजन मोटरसाइकिल, पेट्रोल अभी मोटरसाइकिल। हाँ, अभी इतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, क्योंकि चाइना टू सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स had banned sale of petrol motorcycle, say in 400 cities. So Oh, I didn't China know this. market transformed towards electric अच्छा। because of regulatory push. अच्छा। तो उसकी वजह से भी क्या है, you don't have very big or you know mighty competition for Bajaj TVS in global markets. ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया कि मोस्ट प्रोडक्ट जहां चाइना कॉम्पिटिटिव है, वहां उनका खुद का लोकल बाजार इतना बड़ा था, वो compete कर पा हाँ, रहे थे। पेट्रोल मोटरसाइकिल क्योंकि वो बना ही नहीं रहे थे लोकल बाजार के लिए, बाहर कैसे compete करेंगे? करेक्ट। वाओ, आई डिडंट नो दिस, बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट वियतनाम की आपको बताता हूँ, मैं तो काफी वियतनाम जाके ट्रैवल करता था, इन्वेस्ट करता था। तो एक बार मैं हनोई पूरा शहर घूमा था ऑन अ बाइक टैक्सी। वाओ। कि मैं होटल के बाहर गया, मतलब टिपिकली हम तो हर बार टैक्सी लेते हैं। तो कोई उतर रहा था, मैंने वहाँ होटल में पूछा कि ये क्या है, मैंने सर ये तो टैक्सी है। बोले मुझे घुमाएगा? उसके बाद बिल्कुल घुमाएगा। तो मैं पूरा हनोई शहर, लोकल मार्केट, टिपिकल हिस्टोरिकल स्पॉट्स, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड कि यार ये बाइक टैक्सी भी कुछ होती है। बहुत मजेदार वो था। और वियतनाम में हाँ। पेनिट्रेशन जो है 500 टू व्हीलर Yes. फॉर एवरी 1,000 पीपल, यस। हाईएस्ट। यस। सी उसका मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं वियतनाम इतना ट्रैवल किया हूँ, एशिया में इन्वेस्ट किया हूँ, दो कारण है। एक है कि बाइक इन दीज मार्केट्स एक ही तरीका है, काम पे जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना एंड सो ऑन। दूसरा जो है ना, औरतों का पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स इज वेरी हाई, राइट? अनलाइक इंडिया जहाँ विमेन इतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो जब पहली बार मुझे याद है, मैं जब वियतनाम गया था यार, सुबह 7:30 बजे उठ के जब आप मीटिंग में जाते हो, किसी भी ट्रैफिक लाइट में यू विल सी दिस हजारों मोटरसाइकिल्स। जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हैं, काम पे निकल गए हैं। सो दो रीजन है ऑब्वियसली मोबिलिटी का, एंड द सेकंड आई थिंक इज बिकॉज विमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, और वो भी अब काम पे जाना है तो कैसे जाएंगी? टू मोटरसाइकिल। एब्सोल्युटली। और आप कह रहे हैं कि इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन रिलेटिव टू अदर मार्केट्स कम है, और अफ्रीका में तो भारत से भी कम है। सही तो बात ग्रोथ है। बहुत बचा है। लेकिन अब आप उसमें एक और पॉइंट दे देता हूँ कि अगर आप फॉर इंस्टेंस पुणे लेते हैं, पुणे में पेनिट्रेशन जो है 400 टू व्हीलर हर 1,000 लोगों के लिए। अच्छा। तो सिटीज एंड हाई इनकम एरियाज में पेनिट्रेशन ज्यादा है। आप ऐसा सोचिए, जो टॉप 8 स्टेट्स है इंडिया में, विच रिप्रेजेंट 35% ऑफ पॉपुलेशन, दे कंट्रीब्यूट 65% ऑफ टू व्हीलर पॉपुलेशन। इंटरेस्टिंग। तो बाकी जो कंट्री है, इसमें एज इनकम लेवल्स ग्रो, योर पेनिट्रेशन कैन गो हायर। Oh, I remember having a conversation with Chakravarti ji at Shriram Finance. Those days it used to be called SCUF, Shriram City Union Finance. तब वो ये बात, बट मुझे लग रहा था कि ये चेंज हो गया। अभी भी है यही? अभी भी है कि 1/3 of the states contribute 2/3 of bike sales even today. Oh, तो 2/3 ऑफ बाइक पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन इन इंडिया, तो वो पेनिट्रेशन भी बचा है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। आप एक और ट्रेंड की मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि ईवी, चाइना में चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ईवीज आए। पहला मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे लिथियम आयन का दाम जब $250 था, $250 पर किलोवाट आवर था, ईवी वाज प्रॉब्ली एट अ प्रीमियम, कि मेरा पेट्रोल का जो कॉस्ट बाइक चलाने का है वो ईवी का शायद, मैं भूल रहा हूँ, 16-18 रुपया पड़ता था, पेट्रोल का 10-12 पड़ता था एंड सो ऑन। बाइक का थोड़ा कम ही होगा। नाउ दैट ईवी का प्राइस $50 से $60 हो गया,
मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने का कॉस्ट पेट्रोल से अब कम हो गया होगा इंडिया में भी, और काफी कम हो गया होगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो जाता है, पोल्यूशन कम है एंड सो ऑन। अगर खर्चे कम हैं तो आप ईवी खरीदेंगे। पहला, डू यू अग्री विद दिस थीसिस? इफ यू डू, अगर आप अग्री करते हैं तो अगले 10 साल में पेट्रोल इंजन वर्सेस ईवी इंजन, इन दोनों का क्या फर्क होगा भारत में? सही बात है। तो वो आप ऐसा सोचिए कि पहला बात जो है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है जी। तो इसमें दो आइटम आते हैं। एक है कि परचेज प्राइस कैसे कंपेयर करेंगे और दूसरा है रनिंग कॉस्ट आप कैसे कंपेयर करेंगे। बिल्कुल। अगर मैं ओला स्कूटर को लेता हूँ विच इज द लार्जेस्ट सेलिंग और इनका पिछले महीने का मार्केट शेयर है 30% इन स्कूटर्स इन ईवीज। एंड अभी इनका कैसा है कि जो अपफ्रंट प्राइस है इनका, देर आर फ्यू मॉडल्स विच आर लोअर देन होंडा एक्टिवा स्कूटर विच इज द लार्जेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो परचेज प्राइस आपने मैच कर लिया। दूसरी बात यह है होंडा एक्टिवा पर किलोमीटर आपको 2 रुपए 25 पैसे लगते हैं पेट्रोल कॉस्ट और ईवी का पर किलोमीटर होता है 30 पैसा। तो अगर आप 2 रुपए सेव कर रहे पर किलोमीटर और ड्राइविंग आपका महीने का 500 से 1000 किलोमीटर है, दैट इज अ गुड एनफ सेविंग फॉर पीपल। अगर 2 रुपए आप सेव कर रहे हैं 1000 के, 2000 रुपया महीना बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। हाँ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नंबर 1 कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मैच कर लिया, ए फॉर अफोर्डेबिलिटी। जी। दूसरा ए होता है अवेलेबिलिटी, यानी कि कस्टमर्स के सामने कितने चॉइसेस है। पहले ओला था, अभी टीवीएस, बजाज, हीरो, इनके नंबर ऑफ मॉडल्स मार्केट में बढ़ रहे हैं। आपका होंडा का पहला प्रोडक्ट आ रहा है दिसंबर में, एक्टिवा इलेक्ट्रिक। अगले साल आपका सुजुकी का भी 2 व्हीलर प्रोडक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक में। उसके बाद यमाहा का भी आएगा। देन यू हैव अदर स्टार्टअप्स लाइक एथर एंड ऑल। ऑफ कोर्स। सो अवेलेबिलिटी बढ़ रहा है। तो और तीसरा ये है एस्पिरेशनल वैल्यू फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। जब वो ईवी को देखता है, like you have the digital instrument cluster, you have the phone connectivity, there are so many things जो आप फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फीचर्स बढ़ जाते हैं और एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ता है। ये जो 3 एस है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एस्पिरेशनल वैल्यू, ये 3 मिला के आपका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। और पिछले महीने आपका एक्सेप्टेंस आ गया है 7.5% ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री। Oh, so for every 100 motorcycles and scooters now, 7 are EVs already. उसमें Correct. 30% अभी ओला का है। करेक्ट। ये भी चेंज होगा। हाँ, अगर आप बैंगलोर में देखते हैं वो 30% से ज्यादा है। सो इफ यू टेक दैट एज एन इंडिकेशन, देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री शुड ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स ईवी अगले कुछ सालों में। सो द एक्सपेक्टेशन इज कि 2030 तक 30 से 40% आपका ईवी हो सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है मोटरसाइकिल में ईवी पेनिट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो भी ईवी बिक रहा है ओनली स्कूटर बिक रहा है। हाँ। क्योंकि थॉट प्रोसेस ऐसा है कि स्कूटर्स जो है दिन का मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक जाते हैं। मोटरसाइकिल्स एक्चुअली आर यूज्ड फॉर अ मच लॉन्गर रेंज, प्लस पीपल हु ड्राइव मोटरसाइकिल उनको पावर का भी ज्यादा जरूरत होता है, तो दे वांट टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस। तो इसकी वजह से आपका बड़ा मोटर लगता है, बड़ा बैटरी लगता है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो नाउ यू शुड बी एबल टू हैंडल a motorcycle which is matching your cost of ownership of a petrol motorcycle. So last month Ola again came out with a motorcycle which is doing all this. अभी उसका डिस्पैचेस शुरू होगा अगले 2-3 महीने में, तभी हमें बेटर आइडिया आएगा कि whether they are able to crack the motorcycle market. इंटरेस्टिंग। अगर वो हो जाता है देन आपका
मोटरसाइकिल पेनिट्रेशन का शुरुआत हो जाएगा। ओके, एक चीज मैं हमेशा देखता हूं कि हाउ बिग इज द पॉन्ड एंड हाउ मेनी फिश इन द पॉन्ड। तो आज की जो झील है 2 करोड़ मोटरसाइकिल की है और सिर्फ 5 प्लेयर हैं। हीरो होंडा 28%, होंडा 28%, 28 एंड देन मार्केट शेयर। ये जो 2 करोड़ है, इस झील को मैं 10 साल फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। लेट से 2 करोड़ मोटरसाइकिल ही बिकेगी आज, लेकिन पेट्रोल की ज्यादा है, से 100% पेट्रोल है। 10 साल बाद गिव और टेक 70% मुझे लग रहा है ईवी हो जाएंगी। वो जो 70% ईवी होगी, उसका मार्केट शेयर आज के मार्केट शेयर स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग होगा। राइट, नहीं मालूम हीरो का 28% होगा कि नहीं, मेरी थीसिस से नहीं होगा। राइट, दैट्स व्हाट आई थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, बट भी अलग। आज की जो केक है, अगर उसको आप बांटेंगे, और 10 साल बाद की केक है, अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये सही है, आपकी थॉट प्रोसेस इसमें क्या है, एंड देन मैं आऊंगा कि अगर चेंज हो रहा है तो आज हम कौन से शेयर खरीदें, फिर सब बदलने वाला है। सो पहली बात यह है कि अगर आप ग्लोबल कार मार्केट देखते हैं तो उसमें आपने देखा है इनकम्बेंट्स ने मार्केट शेयर लॉस किया है बुरी तरह, क्योंकि नए प्लेयर्स जैसे टेस्ला, BYD, उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके हाइब्रिड व्हीकल्स हैव सीन अ वेरी गुड एक्सेप्टेंस। तो इसी तरह का ट्रेंड इंडियन टू व्हीलर्स में भी हो सकता है, जहां नए प्लेयर्स आपके ओला है, एथर है। जैसे इलेक्ट्रिक में ओला ने 30% लिया है, एथर ने पिछले महीने 10% प्लस लिया है। तो ये नए प्लेयर्स मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि इफ आई गिव यू द मार्केट शेयर, 28% प्लस हीरो का है, 28% प्लस होंडा का है, 17% टीवीएस का है, 12% बजाज का है। अभी क्या हो रहा है कि ईवी में बजाज और टीवीएस have been able to capture 15 to 20% each of the EV share. of the EV share. Nice. क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स काफी सारे लॉन्च किया है और दे आर शोइंग दैट हमारे प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं और हमारा ईवी शेयर ICE शेयर से ज्यादा है। ओके, लूज कौन कर रहे हैं? वो है हीरो, क्योंकि हीरो का जो ईवी शेयर है वो 5% है कंपेयर टू ICE शेयर ऑफ 28%। तो वहां उनका लॉस हो रहा है। और होंडा अभी तक ईवी लॉन्च ही नहीं किया है, तो अभी दिसंबर में होंडा का प्रोडक्ट आएगा। लेकिन एक चीज, सॉरी टू इंटरजेक्ट, जापानियों की थिंकिंग बहुत अलग होती है, बिकॉज मैंने जापान में काम भी किया काफी लोगों के साथ। कई प्रोडक्ट में वो फर्स्ट कभी नहीं होते हैं, या तो सेकंड होंगे, कई बार लास्ट भी होंगे, लेकिन वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, इतनी हाई क्वालिटी बनाते हैं और इतनी अच्छी प्राइस पे लाते हैं और लगे रहते हैं। आप होंडा को देखो ना, रिश्ता टूटा, डिवोर्स हुआ हीरो से, लेकिन लगे रहे और कर दिया। डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस? नहीं, आई एग्री। क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस होने के लिए आपका 4 पीस ऑफ मार्केटिंग यू नीड टू गेट इट राइट। अगर आप मारुति को देखते हैं तो पिछले 10 साल में जो भी मारुति के प्रोडक्ट लॉन्चेस है उसमें 90% इज द सक्सेस रेट। यस। और बाकी अगर आप इंडस्ट्री में देखते हैं, इंडस्ट्री का सक्सेस रेट एक्स ऑफ मारुति इज 40%। तो वो एक ही चीज है जो मारुति बोलता है कि जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, आई गेट दोस 4 पीस ऑफ मार्केटिंग राइट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उनको वो डूस एंड डोंट्स पता होता है और उनको दे आर ओके बीइंग अ लेट कमर, बट दे वांट टू गेट द प्रोडक्ट राइट। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, एवरीथिंग राइट। सो अभी होंडा जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, दे आर सेइंग दे विल इनिशियली लॉन्च विद अ फिक्स्ड बैटरी, then they will launch it with a swappable battery, and on a all India basis Honda has already started putting up the swappable battery network. अच्छा, तो वो देखना पड़ेगा कि how these Honda, Suzuki and all try and transform the industry towards swappable. If that happens, then incumbents can regain market share. और ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि अब ईवी में भी 2 तरह की प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक है
कि मैंने अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदी, बैटरी मेरी ही है, 8 या 10 साल बाद मुझे बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। ये नई चीज ला रहे हैं कि मेरी बैटरी भी स्वैपेबल है, मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं, मैं कहीं गया चार्जिंग स्टेशन में, बैटरी दी, दूसरी बैटरी लाई, तो बैटरी एज अ सर्विस बन जाता है। सही बात है। अभी ये बैटरी एज अ सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अगर आप ताइवान जाते हैं तो वहाँ गोगोरो है। गोगोरो इज रनिंग बैटरी स्वैपिंग इन अ वेरी सक्सेसफुल वे। आप ऐसा सोचिए कि ताइवान में 2000 पेट्रोल पंप है, तो गोगोरो ने 2000 स्वैपिंग स्टेशन लगा दिए वाह। हैं। तो दिन का 2 लाख स्वैप्स होते हैं, एंड गोगोरो इज एबल टू मैनेज दैट। वाह, मैं आपको बताता हूँ, चाइना गया था, वहां मैंने ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन देखे। चाइना में बहुत बड़ा हो गया है। फुल डिस्क्लोजर, एक्चुअली इंडिया में मैंने रिसेंटली एक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर थोड़े से खरीदे हैं, वो चाइना की ट्रक स्वैपिंग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इनिशियली उन्होंने ये कहा है कि वो सिर्फ पोर्ट्स में लगाएंगे। सी पोर्ट्स में क्या है, आपको कंटेनर उठाना है शिप से, सही बात है, पोर्ट के अंदर ही पहुंचाना है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वो शुरू में कोशिश कर रहे हैं कि ट्रक की बैटरी स्वैपिंग 30 मिनट 30 सेकंड में हो और 100 किलोमीटर ट्रक घूमती रहे। वो चाइना का इनोवेशन देख के इंडिया में ला रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अलग अलग चीजें हो रही हैं कि कोई चार्जिंग स्टेशन लगाएगा, कोई स्वैपिंग स्टेशन लगाएगा। सही बात है। आप कह रहे हैं होंडा और सुजुकी आर गोइंग द स्वैपिंग वे, इनिशियली फिक्स भी ला रहे हैं वो। सो ग्लोबली देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्वैपिंग अलायंस। तो उसमें होंडा, सुजुकी, यामाहा, पियाजियो, केटीएम, all of them are part of that group. अच्छा, So that group can again happen in India because globally it is successfully running. नहीं, बट फिर इसमें मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मोटरसाइकिल अलग है, मेरी मोटरसाइकिल अलग है, हाँ, ठीक है, but you need to have the connector and dimensions सेम। तो फिर डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? बैटरी अगर सेम ले रहे हैं हम, प्रोडक्ट डिजाइन है डिफरेंशिएशन। तो प्राइमरली फिर ब्रांड में हम compete करें। मैं गेम थियरी की सोचूं कि ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिजाइन हम compete करेंगे, बैटरी और स्वैपिंग में कोऑपरेट करेंगे। एग्जैक्टली। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आपको नेटवर्क लगाना है, तो अगर 6 कंपनी साथ में आके नेटवर्क लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जी। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में फिर हो सकता है कि एटलीस्ट द जापानीज होंडा, सुजुकी साथ में काम करें इसमें। इंटरेस्टिंग, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड। ओके, चूंकि आपने मारुति की बात करी और गाड़ियों की बात करी और चाइना की बात हो रही है, तो मैं पहले गाड़ियों पे आता हूं। गाड़ी का सेक्टर बहुत अच्छा शायद नहीं कर रहा है रिसेंटली। तो सेम सवाल गाड़ियों में कि क्या पेट्रोल वर्सेस ईवी का ट्रांजिशन होगा या बीच में हाइब्रिड्स रहेंगे, पहले उस पर बात करते हैं, फिर मार्केट शेयर करेंगे। जी, तो इसमें भी लास्ट ईयर अगर मैं वॉल्यूम्स देखता हूं तो इंडस्ट्री का साइज था 40 लाख के ऊपर जी। उसमें से 90,000 था इलेक्ट्रिक व्हीकल, 90,000 था हाइब्रिड। तो 2% इलेक्ट्रिक, 2% हाइब्रिड जी। तो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है इंडस्ट्री। क्योंकि क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम्स है, दे हैव बीन गिविंग सब्सिडीज टू टू व्हीलर। आप ऐसा सोचिए कि 1 साल पहले टू व्हीलर को जो पर व्हीकल सब्सिडी था वो 60,000 था। अच्छा। 3 महीने पहले वो 20,000 था, अभी 10,000 है, अगले साल वो 5,000 हो जाएगा। बट गवर्नमेंट का काफी बड़ा सब्सिडी सपोर्ट रहा है टू व्हीलर्स के लिए। कार्स में गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दिया है, तो उस हिसाब से जो पुश था गवर्नमेंट की तरफ से वो कार्स में इतना नहीं है जितना टू व्हीलर में है। वो एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जो मैंने अफोर्डेबिलिटी का बात किया था, अभी अफोर्डेबिलिटी मैच हो रहा है इन कार्स। मैं ये 1 हफ्ते का पहले के बात बोल रहा हूँ कि टाटा ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भाव काटा है, और ये भाव काटने के बाद फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव मॉडल में लेता हूँ, मुंबई में जो ऑन रोड प्राइस है आईसीई और ईवी
दोनों 12,80,000 है। क्या बात है। सो दे आर मैचिंग ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। तो कैपिटल कॉस्ट मेरा बराबर हो गया है। हाँ, और आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो 8 रुपए है पर किलोमीटर, और ईवी में आपका आता है 1.5 रुपए डेढ़ पर वही किलोमीटर। तो मैं जो 10 रुपए 8 रुपए बोल रहा था वो मैं टू व्हीलर के नहीं बोल रहा था, गाड़ियों के लिए बोल रहा था। तो अब आप कह रहे हैं कि अपफ्रंट जो मेरा 12 लाख है, चाहे मैं पेट्रोल गाड़ी खरीदूं या मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदूं, सेम है। लेकिन पेट्रोल का रन करने का 8 से 10 रुपया किलोमीटर है और इलेक्ट्रिक का 1 से 2 रुपया और है। एक और चीज हुआ है, पिछले हफ्ते एमजी ने एक नया कार लॉन्च किया, विंडसर, जिसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 10,50,000 है। बस ये जो 12,80,000 मैंने कंपैरिजन दिया टाटा नेक्सॉन, उसी के कंपैरिजन में आता है 10,50,000। बट इसमें आपका बैटरी एज अ सर्विस है, यानी कि वो बैटरी आपको दे नहीं रहे, आई मीन बैटरी दे रहे, बट इट इज ऑन रेंटल बेसिस। आपको पर किलोमीटर 3 रुपए 50 पैसा देना होता है कंपनी को, फ्लैट। परपेचुअली बैटरी जब भी खराब होगी वो आपको रिप्लेस भी कर देंगे, सब कर देंगे। सही बात है। और ये 3.5 कम ही होने वाला है ओवर टाइम। हाँ, सो अभी क्या हो गया है कि आपका 1.5 रुपए चार्जिंग कॉस्ट है, 3.5 रुपए आपका रेंटल कॉस्ट है, तो ये 5 रुपए हो गया। और पेट्रोल का अभी भी 8 रुपए है। और आपका जो परचेज प्राइस है वो आपका 2 लाख कम हो गया है पेट्रोल से। हाँ, तो एमजी ने पिछले हफ्ते विंडसर में किया था। अभी कल का बात है, तो उन्होंने 2 और गाड़ी, कॉमेट और ZSV, दोनों में भी ये बैटरी एज अ सर्विस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये जो रेंटल आप पे कर रहे हो, यू आर पेइंग इट टू बजाज फाइनेंस, हीरो विनकॉर्प। दे आर द पीपल हु आर टेकिंग दैट रिस्क। तो अगर ये जो स्ट्रेटेजी है battery as a service, it was also beneficial from tax angle because corporates can claim the tax benefit. उसके यस एब्सोल्युटली। तो वाह। इस हिसाब से क्या होगा कि बाकी भी जो OEMs है, they will also come out with this battery as a service and this can trigger the acceptance. ओके। बट इसमें EV में पेनिट्रेशन के लिए जो मेरा दूसरा वाला ए था, अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो महिंद्रा इज लॉन्चिंग 3 EVs in next 12 months. Maruti is launching the first EV in January, and Hyundai is also launching its Creta EV in January. तो as more companies come and start launching EVs, तो आपका अवेलेबिलिटी वाला ट्रिगर भी प्ले आउट होगा। कमिंग टू द हाइब्रिड पॉइंट जी, हाइब्रिड अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उस टैक्स स्ट्रक्चर में हाइब्रिड does not work out. I'll give you an example. जो ग्रैंड विटारा है, मारुति ग्रैंड विटारा, उसका अगर मैं जीटा मॉडल लेता हूं और पेट्रोल वर्सेस हाइब्रिड, द प्राइस गैप इज 3,50,000 रुपीज। बहुत ज्यादा है। तो अनलेस आई एम रनिंग 3,000 किलोमीटर्स पर मंथ, माई कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज नॉट मैचिंग। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रोड टैक्स 0 कर दिया, जिसके वजह से जो मेरा प्राइस गैप 3,50,000 था, उससे घट के 1,75,000 हो जाता है। और 1,75,000 के प्राइस गैप में भी मेरे को महीने का 1,700 किलोमीटर चलाना है टू गेट दैट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मैच करने के लिए, नहीं होता है, ब्रेक इवन करने के लिए। बट दैट इज स्टिल वेरी हाई। तो बेसिकली मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि दे वांट टू डायरेक्टली सपोर्ट ईवीज, दे डोंट वांट टू सपोर्ट द इंटरमीडिएट स्टेप। अच्छा, समझ गया। यहाँ मैं थोड़ा चाइना की बात करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था, जहां फोर्ड के CEO चाइना गए हैं, सारी कंपनियों से मिले हैं, उनका क्या रिएक्शन है। तो उन्हें फॉर एग्जाम्पल एक चीज कही कि यार चाइना की गाड़ियां $10,000 में US में आ रही हैं, 8 लाख रुपए में ओनली। और जो फीचर्स हैं चाइनीज गाड़ियों में एट $10,000, वो फोर्ड की 40-50 हजार डॉलर की गाड़ियों में भी नहीं है। तो उनकी दिक्कत ये हो गई है कि यार एक फीचर बेटर, प्राइस वे चीपर, हाउ डू आई कम्पीट। ठीक है।
और ईवी गाड़ियों में चाइना इज नाउ द बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट। सही बात है। खुद का बड़ा फोन का बाजार था, तो फोन हमारे यहाँ उन्हीं के हैं, काफी चीजों में फ्रिज, एयर कंडीशनर एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ इनकम्बेंट इंडिया के, विच इज टाटा मोटर, मारुति, Hyundai ऑफ कोर्स इज आल्सो एन इनकम्बेंट, देम वर्सेस चाइनीज, द BYDs, द Xiaomi, सबकी गाड़ियां, इनका क्या आपको लग रहा है अगले 5 से 10 साल? नहीं, इंडियन मार्केट अभी काफी नेसेंट स्टेज जी। पे है और compete करना इंडियन प्लेयर्स के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको स्केल चाहिए, आपको सप्लाई चेन चाहिए, आपको लोकलाइजेशन चाहिए। ये सब डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाइना है, अगर मैं लिथियम का बात करूंगा तो 65-70% ऑफ द लिथियम प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। और जिस तरह का स्केल बेनिफिट चाइना के पास है, वो इंडिया के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी भी एक भी लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत नहीं हुआ है। तो वी आर स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। अगर आप BYD का बात करते हैं, उनका जो, अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो BYD ओन्स 15% ऑफ वर्ल्ड लिथियम रिजर्व्स। वाव! आप उसके साथ कैसे compete करेंगे? रघु जी, आप बताइए कैसे compete कर सी। एक मेरी थिंकिंग हमेशा इसमें रही है गेम थियरी। मैं हमेशा कार्तिक गेम थियरी में सोचता हूँ कि कहाँ हमें तुम्हें लड़ना चाहिए और कहाँ हमें तुम्हें साथ में काम करना चाहिए। अगर बैटरी इज सो इंटीग्रल टू विनिंग एंड लिथियम रिजर्व इज सो इंटीग्रेटेड टू विनिंग, तो हमारी जितनी इंडिया की कंपनी है उनको सबको एक कॉन्फ्रेंस में आके बोलना चाहिए, यार देखो एक काम करते हैं, लिथियम रिजर्व एक साथ खरीदते हैं, बैटरी एक साथ काम करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन, डिजाइन में हम लड़ाई करते हैं। सही बात इज हाउ आई वुड थिंक अबाउट इट। बट आपके क्या थॉट्स इंडियन हैं? कंपनीज में वो यूनिटी तो है नहीं, क्योंकि आपके सारे जापानीज प्लेयर्स जो इंडियन कार मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जैसे आपका सुजुकी, टोयोटा, होंडा, इन सब के मार्केट शेयर आप मिलाएंगे तो दे डोमिनेट मोर देन 60% ऑफ मार्केट। और उनका थॉट प्रोसेस ये है कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन, those are more sustainable technology over long term versus that of EV. Yes, I understand because but see, हाइड्रोजन अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुआ है, समय लगेगा। हाइब्रिड इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इनको अडैप्ट तो करना पड़ेगा। और सी, अगर जापानीज नहीं लड़ना चाहते हैं से, तो अब हमारी कंपनीज हैं, ऑब्वियसली Hyundai और किया हैं, जर्मन कंपनीज हैं जो लग्जरी में, एंड चाइनीज कंपनीज हैं। साइज चाइना के पास है, बैक एंड इंटीग्रेशन चाइना के पास है, रिजर्व चाइना के पास है। आप कंपीट कैसे करेंगे? एक और मैं स्टैटिस्टिक दे देता हूं। चाइना में या आप ऐसा सोचिए कि चाइना में साल का 2 करोड़ से ज्यादा कार बिकते हैं, इंडिया में साल का 40 लाख है। तो उनका साइज ऑफ मार्केट काफी बड़ा है। प्लस अभी न्यू एनर्जी व्हीकल्स इन चाइना is more than 40%, which is electric plus hybrid. तो उनका जो साइज है वो हमारे साइज से काफी बड़ा है जी। और हमारे जो एस्पिरेशंस भी है, इट इज लाइक कि अभी जो 2% है ईवी मार्केट, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 15% बाय 2030। तो इंडियन मार्केट इज वेरी स्मॉल एंड विल बी वेरी स्मॉल इवन आफ्टर फ्यू इयर्स। जी। तो you know, when you try to compare with China, it is very difficult. जो टू व्हीलर्स में इंडिया was able to achieve, लोकल मार्केट बहुत बड़ा था, बट द सेम थिंग कार्स में अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक चीज बताइए, अमेरिका तो टैरिफ बैरियर्स डाल रहा है। यहाँ एक और पॉइंट ये है, द फोकस इज ऑन कोलैबोरेशन। जी। आप ऐसा सोचिए कि जैसे एक्साइड है, अमरा है, दोनों अपने बैटरी सेल प्लांट्स लगा रहे हैं इंडिया में। अमरा हैज टाइड अप विद गोशॉन ऑफ चाइना, Exide has tied up with SVolt of China. So they are not looking at competing, they are looking at collaborating with China to bring down the cost and to also get the technology support. So but as of now, yes, collaboration is the way for them to build the supply chain localization.
Okay, but you're still collaborating separately. सेपरेटली। But then still it remains fragmented कि बैटरी कोई और बना रहा है, भले ही एक साइड और हमारा साथ बना रहे हैं, गाड़ी कोई और बना रहा है, लेकिन यहाँ एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है जिसके पास डिजाइन कैपेबिलिटी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बैटरी भी है और रिजर्व्स भी हैं। पता नहीं, we'll see how it pans out, बट फिर मार्केट शेयर्स का भी पता नहीं क्या होने वाला है, पेनिट्रेशन का क्या होगा। चार्जिंग स्टेशंस के बारे में बताइए कि वहां क्या हो रहा है इंडिया। देखिए, ऐसा है कि 14,000 का चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क है इंडिया में अभी, और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स, हर 10 कार के लिए एटलीस्ट एक पब्लिकली अवेलेबल चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो अगर 40 लाख गाड़ियां बिकती हैं, नो स्टॉक ऑफ कार्स, हाँ, जो स्टॉक ऑफ कार्स है, तो 1:10 आपका चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो अगर 7% मार्केट शेयर 40 लाख का है, से 3 लाख गाड़ियां बिकती है और लास्ट 2-3 साल में ही शुरू हुई हैं, तो अगर 5 लाख गाड़ियां हैं तो 50,000 स्टेशन होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर 1 करोड़ गाड़ी हो जाएगी तो 10 लाख स्टेशन। हाँ, तो इंडिया में काफी बेसिक लेवल पे है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले महीने एक सर्वे हुआ था इंडिया में for all the electric car owners, and 51% have said we would want to go back to ICE because charging infrastructure is a big issue. So they are worried about charging anxiety, range anxiety, and resale values are very low because क्या हो रहा है कि उन्होंने से जनरेशन 1 गाड़ी खरीदा था, अभी हर साल आपका जनरेशन 2, जनरेशन 3 सब बदल रहा है, बहुत सब बदल रहा है। हाँ। तो इनिशियल बायर्स का वो भी थॉट प्रोसेस है कि मेरा रीसेल वैल्यू काफी कम है, सो देयर इज डिससैटिस्फैक्शन विद द इनिशियल बायर्स। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट। तो अभी क्या हो रहा है कि थैंक्स टू बैटरी प्राइसेस जो गिरे हैं, तो उसकी वजह से कंपनीज आर नाउ गिविंग यू रेंज ऑफ 500-600 किलोमीटर्स। तो ये एक रेंज एंग्जाइटी को एड्रेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो अभी नया एक स्कीम अनाउंस किया है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, जिसमें 2,000 करोड़ का सब्सिडी दे रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो चार्जिंग वाला इकोसिस्टम ला रहे। दूसरी बात यह है कि महिंद्रा जो अपकमिंग ईवीस ला रहे, तो उसमें 150 किलोवाट का चार्जिंग वोल्टेज दे रहे, जिसका मतलब ये है कि फॉर एवरी मिनट ऑफ चार्जिंग यू गेट अ 10 किलोमीटर रेंज इन अ फास्ट चार्जर। तो अगर आप 10 मिनट भी चार्ज करते हैं तो 100 किलोमीटर का रेंज आता है। तो यू आर कमिंग आउट विथ सॉल्यूशन टू एड्रेस सम प्रॉब्लम्स, एंड प्राइसेस भी कम हो रहे। तो देर आर मेनी थिंग्स विच इज कमिंग आउट विच कैन हेल्प दिस डिसरप्शन टू गेन स्टीम। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ डिसरप्शंस देखते हैं, you will always have many startups who come in, many new technologies that come in, which addresses the challenges of a disruption, ताकि वो disruption absolutely is achieved। तो अभी वो हो रहा है, but it will be gradual, I think। See, one of the best books I've read recently is a book called Engines That Move Markets. I talked about it even on my CNBC video. इन्होंने क्या किया है ना यार, पिछले 300 साल में हर नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, वेदर इट वाज केरोसिन ऑयल टू वैक्स, रेल्स, प्लेन्स, टेलीग्राफ, इंटरनेट, एनालाइज किया है। कितने प्लेयर शुरू में आते हैं, कितना पैसा चाहिए, कैसे बबल बनता है, फिर दो टेक्नोलॉजी साथ में एक दूसरे को कैसे हेल्प करती है, लाइक रेलवेज और टेलीग्राफ। राइट, टेलीग्राफ की सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? रेलवेज को थी, कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल जो भी है, और जहां रेलवे लाइन उसके बगल में आप लगा सकते हैं। सो बिकॉज इट वाज सिम्बायोटिक, दोनों इंडस्ट्री बड़ी हुई थी एंड सो ऑन। तो ये डिसरप्शन में ना, आप यू आर सो राइट कि नए लोग चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और सेम चीज आपको टोनी सेबा का क्लीन डिसरप्शन बुक में भी दिया है, पूरा डिसरप्शन का स्टडी एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिसरप्शन। कंक्लूजन यही है कि डिसरप्शन विल श्योरली हैपन। ईवी का एक्सेप्टेंस होगा,
शायद एक दिन ऑटोनोमस का एक्सेप्टेंस होगा. दीज आर ऑल अपकमिंग डिसरप्शंस विच विल श्योरली हैपन. The pace of disruption might happen faster in two-wheeler, maybe little slower in four-wheeler. फोर व्हीलर. ओके. इनफैक्ट ऑटोनॉमस की तो इट्स अ स्कैरी स्टोरी. मैं अपने मित्र के साथ हम कैलिफोर्निया में थे और वो कुछ वाइन वाइन हमारे कुछ फ्रेंड्स गए थे और वापस, क्योंकि मैं मदिरापान नहीं करता हूँ, तो आई हैड टू ड्राइव बैक. और वो टेस्ला ऑटोनॉमस वहाँ तो अलाउड है. मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड ने बोला, ऋषभ जो मेरे कलकत्ते का ही दोस्त है आईआईटी का, बोला जी एक काम कर, स्टीयरिंग छोड़ दे. तो मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी. यूल बी सरप्राइज्ड, हम डाउनहिल जा रहे हैं पहाड़ों में. अगर पहाड़ में आप नीचे जा रहे हो, आप यूजुअली डिसेलरेट करोगे, आप ब्रेक मारोगे. वो कहता है एक बार गाड़ी को ब्रेक भी छोड़ दे. रघु कार नीचे जाते हुए एक्सेलरेट कर रही थी. मेरी हालत खराब. मैंने उसको बोला मुझसे तो यार ऑटोनॉमस नहीं, भले ही लोग पीछे हॉर्न मारे जो करें, आई एम गोना होल्ड द स्टीयरिंग. इट वाज स्कैरी, इट वाज रियली स्कैरी. तो रघु जी, हमने लॉन्ग टर्म की बातें बहुत करी, ठीक है. शुरुआत में हमने शॉर्ट टर्म साइकिल्स की बात करी थी. अब आप मुझे बताइए कि 4 सेक्टर्स लेते हैं, ट्रक्स, पैसेंजर व्हीकल्स विच इज कार्स, टू व्हीलर और ट्रैक्टर. इन चारों में अगले 2 साल में हम साइकिल में कहाँ हैं? बिकॉज मैं कई बार वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करता हूँ, स्टार्ट, ग्रोथ एंड एंड. शॉर्ट टर्म में जो ब्रह्मा विष्णु साइकिल है इन चारों का, हम कहाँ हैं? ट्रक्स में वी आर क्लोजर टू द पीक ऑफ द साइकिल. ट्रक्स में क्या हो रहा है कि अगर मैं मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल्स लेता हूं और पिछले 3 साल देखता हूं, पिछले 3 साल में ग्रोथ जो है मोर देन 30% कैगर है. इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के बाद यू हैव अ वेरी हाई बेस. दूसरी बात यह है कि देयर इज ऑल्सो सम स्लो डाउन इन द गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन केपेक्स आउटले. अच्छा. और मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में 25% डिमांड आता है टिपर से, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंड. तो वहां थोड़ा स्लो डाउन है. और तीसरी बात यह है कि जब हम डीलर से बात करते हैं, ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, वो बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल सीमेंट में देर इज सम शिफ्ट हैपनिंग फ्रॉम रोडवेज टू रेलवेज. तो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ चुका है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 95% कंप्लीट है. अगले 6 महीने में वो जो लास्ट लेग है, यानी जो जेएनपीटी पोर्ट मुंबई के साथ कनेक्शन है, वो भी आपका हो जाएगा. तो थोड़ा बहुत फ्रेट अवेलेबिलिटी जो है वो रोड से रेल पे शिफ्ट होगा. तो दैट विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड. अभी आप सोचिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 80 मिलियन टन ट्रांसपोर्ट करता है. वो 80 मिलियन टन 25,000 ट्रक के बराबर है. तो विच इज विल बी अ डिमांड इम्पैक्ट. तो मुझे ये लगता है कि ये साल FY25 में ट्रक इंडस्ट्री could be, seeing a slight decline. So we are already at an advanced stage of cycle. Okay, so truck is almost peak cycle in the short term. Yeah, in the short term. ठीक है. दूसरी बात ये है कि on the car side, फोर व्हीलर पे आता हूँ, तो कार्स, यूटिलिटी व्हीकल, ये सब जो है ऑलरेडी ये 20% हायर है 2019 के मुकाबले, जो प्रीवियस पीक था. अच्छा. तो यहाँ ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो चुका है और ये साल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 2 से 3% है. तो काफी मॉडरेशन शुरू हो चुका है. तो आप है काफी एडवांस स्टेज ऑफ द साइकिल. अगर अगले 2 साल जो ग्रोथ होता है वो भी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ होता है. Within four-wheeler, utility vehicles are still doing better. So you have players like Mahindra, which is more into utility vehicles, off-roaders, which are becoming lifestyle vehicles, like Thar जो है super हुई है. तो Mahindra can still see a double-digit growth, but the industry is slowing down to 2-3%. Okay. तीसरी बात यह है कि अगर मैं ट्रैक्टर और टू व्हीलर को देखता हूँ, दे आर ऑल्सो लिंक टू द रूरल इकोनॉमी. जी.
तो रूरल में क्या हो रहा है कि एक ला नीना वेदर फिनोमिनन है जो आईएमडी ने कंफर्म किया है सितंबर में। और हिस्ट्री आप देखते हैं तो ला नीना जब भी आता है 1 से 3 3 साल साल का रहती है। रहता है। तो अगर ये सितंबर में कंफर्म हुआ है तो अगले सितंबर तक रहेगा। तो इसका मतलब ये है ये साल का मॉनसून और अगले साल का मॉनसून, दो अच्छे मॉनसून्स आने वाले हैं, which is very positive for tractors. 80% of tractor demand comes from rural और 55% of two-wheeler demand comes from rural. तो अगले 2 साल rural demand will support tractors and two-wheeler. वेरी नाइस। अगर मैं साइकिल का हिस्टोरिकल एनालिसिस करता हूं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया 2028 तक हम देखते हैं कि अपसाइकल स्टैटिस्टिकली होना चाहिए टू व्हीलर्स में और सेम स्टैटिस्टिकली ट्रैक्टर्स में 2027 तक। तो 3 से 4 साल का ग्रोथ रनवे अभी भी बाकी है। वेरी नाइस। तो जो पॉजिटिविटी है वो इन दोनों सेक्टर्स में ज्यादा है कंपेयर टू द कमर्शियल व्हीकल एंड फोर व्हीलर। अंडरस्टूड, वेरी नाइस। रघु जी, ऑलमोस्ट पता नहीं 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा और मेरे पास अभी भी इतने सवाल बचे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे 1-2 वीडियो और बनाऊं, बिकॉज हर एक चीज का जो हमारा आज वार्तालाप हुआ है ना, उसके अंदर हम इतना डीप जा सकते हैं। बट रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच, कमाल का Thank you. डिस्कशन हुआ।